हैं, हो जाता। चलो चलो ध्यान दो। देखो ध्यान रखना, पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के पहला क्वेश्चन होगा। देखो ध्यान रखना है। अ, देखो कहता है संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का आदर्श क्यों रखा गया था? तो राष्ट्रीय एकता हेतु, ठीक है, राष्ट्रीय एकता हेतु। सबसे पहले बात है राष्ट्रीय एकता हेतु केकरा कहते हैं, राष्ट्रीय एकता केकरा कहते हैं। तो देखो संविधान की प्रस्तावना में बंधुता शब्द जोड़ा गया है, ठीक है, संविधान की प्रस्तावना में बंधुता शब्द, यानी बंधुता का मतलब होता है भाईचारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब प्रति वो समान हो। आदर्श का प्रमुख रूप से देखिए मतलब देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए रखा गया था। इसका उद्देश्य सभी नागरिकों के बीच देखना अपनेपन की भावना क्या करना, बढ़ावा देना है, जिससे एकजुट राष्ट्रीय एकता का निर्माण हो सके। इसे एक तरह से मतलब पूरे राष्ट्र की एकता हो सके, एक तरह राष्ट्र की एकता बन सके, इसलिए इसे रखा गया था, ठीक है। इसके अन्य ऑप्शन पर बात करो, ध्यान रखना सामाजिक विकास हेतु। तो सामाजिक विकास एक व्यापक लक्ष्य है, लेकिन बंधुता का सीधा संबंध इससे कोई भावनात्मक जुड़ाव है, एकता से है, ठीक है, भावनात्मक के साथ एकता से, मतलब समाज में विकास तभी होगा जब भावनात्मक एकता भाईचारा की भावना सबके साथ विकसित होगा। मान के चलो अगर समाज में हम सभी के बीच, ऐसे तो इतना चर्चा करने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी देखो अगर क्वेश्चन में आए तो देखो सामाजिक विकास तभी हो सकता है कि जब हम मान के चले समाज में किसी व्यक्ति को अगर कोई समस्या में फंसता है, तो अगर उसकी आवश्यकता हमारी अगर उसकी आवश्यकता है तो हम उसे मदद करके हो सकता है, तो सामाजिक एकता तभी हो सकता है कि ना। सामाजिक न्याय क्या है? तो समाज के न्याय लक्ष्य और असमानताओं को दूर करना है, जिनसे बंधुता के मध्य प्राप्त किया जा सके, लेकिन बंधुता का मुख्य आदर्श एकता है, ठीक है। बंधुता मतलब समाज में न्याय का अर्थ है सभी लोग कति हो, समान हो, सभी लोग समान हो, ठीक। स्वतंत्रता है तो स्वतंत्रता एक अलग अधिकार है, जिसके उल्लेख प्रस्तावना में पहले ही किया जा चुका है, जबकि बंधुता नागरिकों का ध्यान रखना आपस में जोड़ती है, ठीक है। तो इसमें कोई खास नहीं था, बस जानकारी के तौर पर एक मिला तुम्हें, है ना। उसके बाद अगला प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न कि कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किया था? तो राजा हरि सिंह ने किया था। कौन किया था? राजा हरि सिंह। इसमें कुछ चर्चा कर लेते हैं हम लोग। हेलो, देखो यहाँ पर क्या है, 26 अक्टूबर 1947 को, है ना, 26 अक्टूबर 1947 को शायद आवाज तंगा जाएगा, सब तो तंगा बताना, ठीक, मतलब ना होगा तो खाली शाही बोल के पढ़ा लेंगे, इससे कति होगा हमको लोग, ठीक। देखो ध्यान रखना, तो क्या थे? राजा हरि सिंह के ना। देखो इसमें करना क्या है, 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राजा उस समय थे, ठीक, कौन? हरि सिंह। कौन था? हरि सिंह। तो राजा हरि सिंह 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को क्या करते हैं देखना, मतलब इंटरेस्टमेंट यानी कि श्वेत पत्र पर, ठीक है, यानी कि श्वेत पत्र यानी कि विलय पत्र पर उन्हें क्या कर दिया, हस्ताक्षर किया, जिसके बाद रियासत का भारत में औपचारिक रूप से क्या हो गया, ठीक है, औपचारिक रूप से विलय हो गया, मतलब शामिल हो गया। मतलब जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को भारत में क्या कर लिया, साइन करके मिला लिया, ठीक है। तब से जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग माना जाता है। उसके बाद हमारे लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, इसको तो पढ़े हैं पीछे, ठीक है, हिस्ट्री में भी। कहते हैं ध्यान रखना, भारत के अंतिम व्यास राय और पहले गवर्नर जनरल थे, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन क्या थे? अंतिम व्यास राय थे और पहले गवर्नर जनरल थे, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना हस्ताक्षर कौन किया था? राजा हरि सिंह ने। अब इस कारण क्या होता है, इसे सही नहीं माना जाता है। मिलाना होता तो राजा हरि सिंह के नाम अति करके व्यास राय मतलब कहते कहते माउंट बेटन ने इसको कर दिया रहा था, ठीक है। करिए आगे चलो, जगह खाली है, जाएंगे। गौर करो थोड़ा सा, सुनाई दिया ना, थोड़ा सा गौर करो फिर। देखो लॉर्ड माउंटबेटन के बाद है सरदार पटेल। कौन है? सरदार पटेल, ठीक ना। कहते हैं वह रियासतों से, ठीक ना, वह रियासतों के एकीकरण के प्रभावकारी थे। मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे देश की स्वतंत्रता समय, सुनना, हमारे देश की स्वतंत्रता के समय, आजादी के समय क्या करते थे, ठीक है, ध्यान रखना है कि वह हमारे देश के आजादी और स्वतंत्रता के लिए वह लड़ाई मतलब क्या करते, एकता की भावना को जोड़ने का काम कर रहे थे। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो यह बात है, हस्ताक्षर ने किए थे, ठीक है। उसके बाद है कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ध्यान रखना, कहते हैं वह भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे
और ध्यान रखना उन्होंने इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका, राजनीतिक भूमिका निभाई। ठीक है, ठीक तो है, तो नजदीक से थोड़ा सा अति हो दूरी से देखो। तो कहने का मतलब सबसे पहले बात ध्यान रखना इसमें क्या है कि पंडित नेहरू भारत के कथी पहले प्रधानमंत्री थे। कौन से थे? ओहो, ये मिस्टेक कर दिया है। आगे चलो, देखो अगला प्रश्न तुम लोग का ध्यान रखना, मेरा तो ये भी नहीं करता है। देखना संविधान में भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त था? तो जम्मू कश्मीर का। ध्यान रखना संविधान में भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त था? जम्मू कश्मीर को। बारे ठीक है, जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों का एक फोटो था। ठीक है, ध्यान रखना इसकी चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य, मतलब विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था या स्वायत्ता प्राप्त था। लेकिन ध्यान रखना 2019 ईस्वी में इसे क्या कर दिया, सॉरी 19 में है ना, 19 में इसे क्या कर दिया, निरस्त कर दिया। बारे उसके बाद की अगर हम चर्चा करें, जैसे सिक्किम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, ये सभी इन राज्यों के पास कुछ विशेषता प्रावधान था। ये ध्यान रखना अनुच्छेद 371 के ए में, 371 के एफ में। लेकिन ध्यान रखना जम्मू कश्मीर जितना नहीं था, मतलब विशेष अधिकार इसे भी था, लेकिन उतना ज्यादा नहीं था जितना जम्मू कश्मीर के था। ठीक है, उसका अगला प्रश्न ध्यान रखना है, चौथा नंबर प्रश्न है, राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन थे? राज्य के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली थे। देखो न्यायमूर्ति फजल अली की बात करें तो 1953 ईस्वी में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली अली थे। इस आयोग की सिफारिश के आधार पर 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम क्या हो गया, पारित हो गया। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग कथी किया गया, गठन किया गया, एक निर्माण किया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया गया, गठन किया गया। लेकिन ध्यान रखना राज्य पुनर्गठन अधिनियम को पूरी तरह से पारित कर दिया गया कब, 1956 में। कौन किया था? न्यायमूर्ति फजल अली। अगला ऑप्शन पर हम चर्चा करें, ध्यान रखना है गोविंद बल्लभ पंत, सरदार एम, ध्यान रखना सरदार के एम पनिकर, और ध्यान रखना है पंडित हरदयाल नाथ कुंज। ये योग्य और ध्यान रखना अन्य सदस्य थे, मतलब ये संविधान सभा के क्षेत्र के रूप में एक अध्यक्ष के रूप में काम किए, इसका कोई ज्यादा उतना महत्व नहीं है। इसके बाद है अगला प्रश्न 5 नंबर है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत में किस आधार पर राज्य की रचना की गई थी? किस आधार पर? क्या हुआ, चलो आगे खाली है। चलो ठीक है, तो कोशिश करो थोड़ा सा, बाकी अभी इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जून आउट ऑफ रेंज करेंगे तो चलो दिखाते हैं, ठीक है। चलो तो बारे ध्यान रखना, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन बारे हुआ था, लेकिन किस आधार पर राज्य का गठन हुआ था? भाषा के आधार पर, के ना कहते हैं भाषा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत राज्यों का पुनर्गठन मुख्य रूप से भाषा के आधार पर किया गया था। मतलब ताकि प्रशासन और शिक्षा को संबंधित क्षेत्रीय भाषा में संचालित किया जा सके। मतलब बाद में चलकर इसे ध्यान रखना है अपनी मातृभाषा में उसे शिक्षा दिया जा सके। जैसे मान के चलो हम लोग के इधर, अगर हम लोग का हम लोग जो भाषा बोलते हैं ना, तो हम लोग का मैथिली ठीक ढंग से है ना खड़े हिंदी ठीक ढंग से, मतलब इस भाषा में हम लोग एक तरह से खड़े हिंदी के तौर पर एक भाषा को हम लोग सीख रहे हैं। अगर हमारा मातृभाषा खड़े हिंदी होता और आगे कोई भोजपुरी पढ़ा के जाता, कुछ समझ में आता? इंग्लिश में समझा के जाता, कुछ समझ में आता? नहीं होता। तो इसलिए शिक्षा के आधार पर, ठीक है, बड़े जनसंख्या, क्षेत्रफल और सामरिक महत्व के कारक देखना है हो सकते थे, लेकिन मुख्य और ध्यान रखना है प्राथमिक आधार भाषा ही था। मतलब क्षेत्रफल के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर भी राज्य का पुनर्गठन हो सकता था, लेकिन भाषा के आधार पर रखा गया ताकि ध्यान रखना प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा व्यवस्था है वह मातृभाषा में हो सके। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न ध्यान रखना है कि 1956 में कौन से द्विभाषी राज्य बने थे? पंजाब व मुंबई, पंजाब और मुंबई। तो थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। कहते हैं 1956 के राज्य पुनर्गठन के बाद बम्बई राज्य, पंजाब राज्य को द्विभाषी राज्य के रूप में पुनर्गठित किया गया था, जहां एक से अधिक मुख्य भाषाएं बोली जाते थे। मतलब पंजाब के क्षेत्रों में और मुंबई के क्षेत्रों में भाषा कई सारे बोले जाते थे। ठीक है, तो ध्यान रखना द्विभाषी राज्य के रूप में किसे बनाया गया?
आगे देखो, अगला ऑप्शन मतलब है कि उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। ध्यान रखना है, ये राज्य मुख्य रूप से ध्यान रखना एक प्रमुख मतलब भाषा है यहाँ के हिंदी, मलयालम, तमिल, बंगाली, उड़ीसा, ये सब भाषा के लोग बोले जाते हैं। ठीक है, आगे संविधान ने किस भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया था? ध्यान रखना है, ध्यान रखना, संविधान ने हिंदी भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया था। ठीक है, हिंदी के बारे में अगर थोड़ा सा समझेंगे तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के 1 में ध्यान रखना है, हिंदी भाषा अनुच्छेद 43 के 1 के अनुसार संघ राज्य भाषा हिंदी यानी कि देवनागरी लिपि में लिखी गई भाषा भारत की राजकीय भाषा होगी, इसकी चर्चा की गई है। ठीक है, अंग्रेजी बाकी अगर हम समझे अंग्रेजी तो अंग्रेजी बारे यह एक गति है, हाँ, सहायक अधिकारी भाषा है, सहायक अधिकारी भाषा है। दूसरा उर्दू और हिंदुस्तानी, ये भी भारत में बोले जाने वाली एक महत्वपूर्ण भाषा है, लेकिन ये संघ या राज्य का दर्जा नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, इसका कोई विशेष दर्जा प्राप्त नहीं है। ठीक है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? लिखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान रखना है, जे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ध्यान रखना 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है ना, संविधान सभा के कभी बैठक? दूसरी दूसरी बैठक है ना, ध्यान रखना है 9 दिसंबर और 11 दिसंबर, ठीक है, और 13, ठीक है। तो दूसरी बैठक में ध्यान रखना है संविधान सभा के कथी बनाए गए? अस्थाई अध्यक्ष। ठीक है, अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, तो बताओ इसी पर तुम लोग कि 9 तारीख के 9 मतलब 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, ठीक है, किसको अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था? हाँ, सच्चिदानंद सिन्हा को, कि ना, अस्थाई अध्यक्ष के रूप में चुना गया। चलो देखो, लिखेंगे, ध्यान रखना है अंबेडकर वे ध्यान रखना है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या D.R. अम्बेडकर, ठीक है, क्या थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राधाकृष्णन की बात करें तो भारत के पहले कथी रहे? उपराष्ट्रपति, और दूसरे राष्ट्रपति। ध्यान रखना है डॉक्टर राधाकृष्णन या डॉक्टर S. राधाकृष्णन, ठीक है, अगर आए तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति के पद पर रहे कौन? बाकी इस पर तो कोई चर्चा नहीं है। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? हाँ, अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो जस्ट फिर यही चर्चा होगी। ये सब बार बार रिपीट होने से बार बार कथी होगा? याद होगा। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर लिखेंगे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर संविधान के प्रारूप, ध्यान रखना है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिन्हें अक्सर भारतीय संविधान का प्रमुख निर्माता माना जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है, भारतीय संविधान मतलब भारत के संविधान के निर्माता किसे मानते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, उसके बाद अगला हम बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वे संविधान सभा के कथी थे? कैसे अध्यक्ष थे? अस्थाई क्या अस्थाई? अस्थाई अध्यक्ष थे। कैसे अध्यक्ष थे? अस्थाई अध्यक्ष थे। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे? संविधान सभा के पहले और आंतरिक और अस्थाई अध्यक्ष थे। ठीक है, देखना, पहले आंतरिक और अस्थाई अध्यक्ष थे कौन? सच्चिदानंद। उसके बाद डॉक्टर रामानुजम की बात करें, ध्यान रखना इस नाम का कोई प्रमुख व्यक्ति संविधान निर्माण प्रक्रिया में नहीं है, मतलब रामानुजन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं थे। ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट हम साउंड देख लेते हैं। बताओ, साउंड वहां जा रहा है तो कहीं यहाँ नहीं आता होगा, तो फिर तो दिक्कत है। हेलो हेलो, ठीक है, हे भगवान, ठीक है, ठीक है। क्लास में कराने में तक अच्छा लगता है, मजा आता रहता है ना, रिविजन यहाँ अच्छा से होता है। अकेले अकेले में ना स्क्रीन पर तक गति हो जाता है। ठीक है, बाकी 1960 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी? एकल अधिपत्यशाली दल व्यवस्था। ध्यान रखना, एकल अधिपत्यशाली दल व्यवस्था। ठीक है, ध्यान रखना 1960 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी? एकल अधिपत्यशाली दल व्यवस्था। हमारे प्रथम आम चुनाव 1952 से लेकर 1960, मतलब ध्यान रखना है 1900 कितना तक? देखो 1960 मतलब देखा जाए तो 1960 तक कहा जाता है। ठीक है, 1960 तक, क्योंकि इस समय ध्यान रखना है मतलब 52 से लेकर मतलब 60 तक लगातार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी रही, मतलब राज्य क्षेत्र में भी और केंद्र में भी। ठीक है,
हाँ 67 तक रहा, लेकिन 1960 में 67 तक था, ठीक है। लेकिन राज्य के क्षेत्र में चुनाव सबसे पहली बार ये कहाँ कहते हैं, यहाँ पर केरल में, ठीक है। अन्य पार्टी की सरकार बन चुकी थी कांग्रेस पार्टी छोड़कर, इसलिए। हाँ, मेरे एकल अधिपत्यशाली दल व्यवस्था क्या है, एक 2 नंबर में प्रश्न भी आता है ना। तो लिखेंगे, ध्यान रखना है, एकल अधिपत्यशाली दल व्यवस्था की बात लिखेंगे। स्वतंत्रता के बाद 1960 के दशक तक भारतीय राजनीतिक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का लगभग पूर्ण बहुमत था, ठीक है। ध्यान रखना 1960 तक पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता चलती रही, किनका, कांग्रेस पार्टी का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का, जिससे अक्सर ध्यान रखना एक मतलब एकल प्रभुत्वशाली दल व्यवस्था के रूप में ध्यान रखना वर्णित किया जाता था, ठीक है। देखो एक दलीय क्या है, तो भारत में हमेशा बहुदलीय प्रणाली रही है, लेकिन एक दलीय का प्रभुत्व था। शासन व्यवस्था हमेशा भारत में बहुदलीय है, मतलब कई सारे दल है, लेकिन शासन जो चलाया गया 1952 से लेकर 60 तक की बात करें तो मतलब कभी था, एक दलीय था, कि ना, शासन व्यवस्था एक दलीय थी, लेकिन व्यवस्था देश की कैसी है, तो बहुदलीय है। द्विदलीय तो भारत में कभी भी मुख्य रूप से दो संक्षिप्त प्रणाली नहीं हुई, मतलब भारत में कोई ऐसा दो पार्टी नहीं। दो दलीय का मतलब है कि दो पार्टी मतलब दल मिलकर के शासन चलाए, है ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बहुदलीय व्यवस्था यह व्यवस्था है, लेकिन उस समय कांग्रेस का प्रभुत्व अनूठा था। ये बात कर रहे हैं कौन सी बार, 1960 की बात कर रहा था, ठीक है, 1960 के। लेकिन ये सब अगर हिसाब से अगर हम छोड़े तो भारत में दलीय व्यवस्था कैसी है, बहुदलीय है। भारत की दलीय व्यवस्था कैसी है, बहुदलीय है। अगला प्रश्न है 12, है ना। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर कब मिला था, 1967 में, सॉरी 1957 में, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन की बात करें, ढकना है, कहते 1957 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि सीपीआई, ठीक है, सीपीआई को 1957 में विधानसभा चुनाव के बाद केरल में सरकार बनाने का पहला अवसर मिला, जिससे वह दुनिया की पहली लोकतांत्रिक रूप में चुनी गई और कम्युनिस्ट सरकार बन गई थी। समझा, आगे है, ध्यान रखना है। अगला ऑप्शन ना, इसका एक क्यों ऑप्शन है, छूट गया होगा ऑप्शन तक। देखो 1960 के पहले, ध्यान रखना है, 1952 के पहले चुनाव के बाद, ठीक है। हालांकि कम्युनिस्ट पार्टी को महत्वपूर्ण विपक्षी दल के रूप में उभरी, लेकिन उसे सरकार बनाने में असफल, मतलब ध्यान रखना अवसर नहीं मिला या असफल रहा। मतलब 1952 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपने पूर्ण बहुमत के साथ क्या हो गया, सरकार बनाया, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है 1967, है ना, कहते सॉरी अगला प्रश्न मतलब शुरू से कहने का मतलब ये है, प्रश्न आगे होगा 13-14 ये सब होगा। तो ध्यान रखना है 1967 में चौथे चुनाव के बाद कांग्रेस के आधिपत्य के तेजी से पतन के किस तत्व ने प्रबल भूमिका निभाई थी, तो राजनीतिक दल बदल, ठीक है। मतलब 1967 के चुनाव के बाद राजनीतिक दल बदल बहुत तेजी के साथ कथी होने लगा, मतलब चलने लगा, बिखरने लगा, कि ना। तो देखो यहाँ पर कुछ विश्लेषण में, राजनीतिक दल बदल 1967 के चुनाव के बाद आया राम गया राम की राजनीतिक होने लगा, ठीक है, आया राम गया राम की राजनीतिक, मतलब राजनीतिक पार्टी शामिल हुआ, छोड़ दिया। जब लाभ के लिए, इच्छा लाभ के लिए काम हुआ तो रहा, नहीं हुआ तो छोड़ दिया। इसीलिए कहा गया कौन सी, आया राम की गया राम की राजनीतिक। कहते हैं राजनीतिक दल बदल की प्रक्रिया बहुत कति हो गया, तेज हो गया, ठीक है, मतलब आम हो गया, मतलब राजनीतिक पार्टी बदलना एक आसान बात हो गया था, है ना। कहते विधायकों ने ध्यान रखना, व्यक्तिगत लाभ के लिए अक्सर पार्टियां बदल लेती, जिससे कांग्रेस की स्थिरता और प्रभुत्व तेजी से कमजोर होती चली। इनके ऑप्शन पर अगर चर्चा करते, ध्यान रखना है, राजनीतिक बहुलवाद के मतलब है कि बहुलवाद कांग्रेस के पतन के परिणाम था, कारण नहीं था। मतलब कहने का मतलब है, एक परिणाम था, कांग्रेस पार्टी ने मतलब अनेक सारे मतलब लोगों के साथ विश्वास रखना, अनेक मतलब वो राजनीतिक व्यवस्था में बनाए रखना, अनेकता में भी मतलब एक तरह से एकता के साथ बना के रखना, ये उनके कथी था, मतलब ध्यान रखना राजनीतिक बहुलवाद था उसके, ठीक है। क्षेत्रीय गठबंधन का बात करें तो इस बार क्षेत्रीय गठबंधन भी कांग्रेस के कमजोर होने का परिणाम था। मतलब ये परिणाम ये था कि कांग्रेस पार्टी की कमजोर होते जाना, ये कथी था, परिणाम था, कौन सी, क्षेत्रीय गठबंधन का उदय होना, मतलब क्षेत्र में भी छोटे छोटे राजनीतिक पार्टी का उदय होना। दलों में अनुशासन का विकास होना, मतलब वास्तव में अनुशासन की कमी ने पतन में कथी किया, योगदान दिया, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रथम आम चुनाव, ठीक है, प्रथम आम चुनाव में निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था, तो कथी होगा, उड़ीसा के। चलो उड़ीसा साथ में एक नक्शा भी दिया है ना, तरीके
की बात है। हाँ, हंस रहा है। नेटवर्क इशू। बाकी इतना क्या चाहिए, उड़ीसा बड़े, उड़ीसा यहाँ पर हमारे भारत के क्षेत्र में, ठीक है, यहाँ पर कहा है, उड़ीसा है, ठीक है। थोड़ा सा इस पर चर्चा करते हैं। 1952 के पहले आम चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मतलब पार्टी को, ध्यान रखना, उड़ीसा में कथित पूर्ण बहुमत मिला था। अब ओडिशा, ध्यान रखना, राज्य को स्पष्ट पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, ठीक है, रखना है। ये तो पूरा हिंदी में कर दिया है इधर आके। चलो बाकी बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सभी राज्यों को कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत हासिल किया था। कब? प्रथम आम चुनाव में। इसके बाद अगला है, भाषा का नहीं बल्कि सामरिक महत्व के तत्व को देखते हुए सबसे पहले किस राज्य की तत्व ने भूमिका निभाई थी? तो नागालैंड। कौन था? नागालैंड। थोड़ा इस पर चर्चा करेंगे। बाकी नक्शा में अगर तुम लोग देखेगा नागालैंड का तो देखना यहाँ पर एक छोटा सा है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, कौन सी है? नागालैंड। कोई दिक्कत? लाल कलर से है ना केरल। क्या बात है। हाँ? ये हो जा कहीं पर अटक गया रे, नहीं जा रहा है। चलो बारे, तो देखो, उड़ीसा 1952 से पहले पहले आम चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को, उड़ीसा ये तो हो गया था, है ना। ये था नागालैंड की बात कर रहे थे ना। नागालैंड देखो बारे, राज्य निर्माण 1963 में, राज्य निर्माण 1963 में हुआ था, ठीक है। नागालैंड राज्य का निर्माण कब हुआ? 1900। नागालैंड का निर्माण जो मुख्य रूप से, ध्यान रखना, नागा लोगों की राजनीतिक आकांक्षा के क्षेत्र के सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुए किया गया था। मतलब नागा जनजाति के लोगों ने, ठीक है, नागा जनजाति के लोगों ने क्या किया, देखना, अपने राजनीतिक आकांक्षा को लेकर के उन्होंने नागालैंड मतलब नागालैंड राज्य का क्या क्या मांग किया था, ठीक है। भाषा का आधार पर था, मतलब ना कि भाषा के आधार पर, मतलब भाषा के आधार पर इधर नहीं था, ठीक। बाकी ऑप्शन पर अगर चर्चा करें तो आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था, ठीक है। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला क्या था? पहला राज्य था। मेघालय की बात करें, ध्यान रखना, मेघालय और गोवा की बात करें तो ये गठन के बाद मतलब हुआ था, इसका कोई विशेष साथी नहीं है, ठीक है। योजना आयोग के भंग कर कौन सा आयोग बना था? नीति आयोग के ना, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग? तो थोड़ा हम लोग इस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। नीति आयोग पर ध्यान रखना बारे, कहते हैं नीति आयोग, ध्यान रखना, 1 जनवरी 2015 ईस्वी को भारत सरकार ने योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन को भंग कर, ठीक है ना, भंग कर उसे भारत मतलब उसके स्थान पर, ठीक है, उसके स्थान पर नीति आयोग, ठीक है ना, NITI, ठीक है, आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की स्थापना किया गया, ठीक है। बाकी पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, NITI आयोग का मतलब पूरा क्या है, ठीक है। तो ध्यान है, हिंदी में अगर ध्यान रखना है तो नीति आयोग, इसकी स्थापना कब हुआ? 1 जनवरी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। वित्त आयोग, यह ध्यान रखना संवैधानिक निकाय है जिसका केंद्र और, ध्यान रखना, केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण की सिफारिश करना है। मतलब साल में हमें तो यही करता है, वित्त आयोग यही नहीं करता कि हमारे क्षेत्र में साल में हमारे देश के विकास के लिए कितना काम हुआ है, राज्य के विकास के लिए कितना हुआ है, देश के, ये सब ना। राज्य आयोग ये ऐसी कोई प्रमुख आयोग नहीं है, राज्य आयोग नहीं है, वित्त आयोग से ही सब काम होती है, बाकी सब विकल्प को हटाओ। नेहरू की गुट निरपेक्षता की नीति सबसे पहले निरीक्षण कब हुआ था? 1950 के कोरिया की लड़ाई में, 1950 के कोरिया की लड़ाई में, है ना। नेहरू की गुट निरपेक्षता नीति सबसे पहले कहाँ हुआ था? 1950 के कोरिया की लड़ाई में, ना। तो समझते हैं थोड़ा सा कोरिया के युद्ध के बारे में, है। कहने का मतलब है बारे, धन 1950 में कोरिया की लड़ाई में, कोरिया युद्ध 1950 से कब तक चला? 53 तक के दौरान भारत ने धन सक्रिय रूप से किसी भी गुट
में जैसे अमेरिका सोवियत संघ का पक्ष नहीं लिया, जिससे गुटनिरपेक्ष नीति का पहला परीक्षण हुआ। यानी कि ध्यान रखना है 1900 हमारा जब भारत स्वतंत्र हुआ, आजाद हुआ, संविधान बनने के बाद हमारा भारत न तो रूस पर गया और न ही अमेरिका पर, बस भारत अपने आप में स्वतंत्र रहना चाहा। इसीलिए ध्यान रखना इसे गुटनिरपेक्षता की नीति कहा गया, या इसे ध्यान रखना हम लोग तीसरी दुनिया का देश भी कहते हैं। 1962 में चीन के आक्रमण में, ठीक है, ध्यान रखना इस दौरान नीति आयोग मतलब ध्यान रखना नीति आयोग आलोचना हुई है, लेकिन परीक्षण कोरिया युद्ध में हुआ था। ये क्या बात कर दिया। पर सबसे पहले बात ध्यान रखना है 1962 में भारत और चीन के बीच कति हुआ था आक्रमण, भारत और चीन के बीच आक्रमण, इतना जान लो। 1965 में भारत और पाक के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच कति हुआ, युद्ध हुआ। और 1971 की बात करें तो भारत और बांग्लादेश जो अभी वर्तमान में है, यानी कि उस समय पाकिस्तान था, तो उस समय भी बात करेंगे तो भारत और बांग्लादेश यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। ठीक है, रखना है तो 1962 में भारत चीन, 1965 में भारत पाकिस्तान, ठीक है, और रखना है 1971 में भारत और बांग्लादेश यानी कि पाकिस्तान ही। ठीक है, भारत को किस संस्था में पूर्ण संवादी का स्थान प्राप्त हुआ था? संघाई सहयोग संगठन। क्या होगा? संघाई सहयोग संगठन। ठीक है, संगठन या संघ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो भारत को किस राज्य को पूर्ण बहुमत मतलब खुद संवाद की स्थापना हुई थी? पर संघाई सहयोग संगठन क्या है? SCO क्या है कि ना। लेकिन संघाई सहयोग संगठन की स्थापना बारे सबसे पहले कब हुआ? 2005 में। कब हो गया? 2005 में। ठीक है, और बाद में 2017 में इसमें पूर्ण मतलब वो पूर्ण सदस्य यानी फुल मेंबर के स्थान मतलब प्राप्त हुआ। और प्रश्न में संवादी का अर्थ है सदस्य या भागीदारी हो सकता है। यूरोपीय संघ की बात करें तो भारत का एक मतलब भारत इसका सदस्य नहीं है। ठीक है, यूरोपीय संघ का भारत इसका सदस्य नहीं है। दक्षिणी एशिया राज्यों का सहयोग की बात करें यानी कि सार्क, ठीक है, तो भारत इसका संस्थापक सदस्य मतलब शुरू से ही रहा है। लेकिन यह पूर्ण संवादी का विशिष्ट स्थापित नहीं है। तो संवाद के हिसाब से नहीं, बाकी बात ध्यान रखना है कि भारत सार्क का सदस्य है। और सार्क में कितना देश है? 8 गो। क्या है? 8 गो। ठीक है, एशियाई क्षेत्रीय संघ की बात करें तो एक सामान्य शब्द है। ठीक है, मतलब एशियाई क्षेत्रीय संघ एक संगठन की बात करते हैं ये भी। तो अगला प्रश्न हम लोग का यही है कि एशियाई क्षेत्रीय मंच या संघ का संबंध किस संगठन से है? तो आसियान से। किससे है? आसियान से। तो थोड़ा आसियान के बारे में हम लोग जानेंगे। देखो, आसियान ध्यान रखना एक क्षेत्रीय संघ है, एक संगठन है, यानी आसियान क्या है? एक क्षेत्रीय संगठन है। ध्यान रखना एशियन रिलीजन फॉर ARF। ठीक है, क्या होगा? ध्यान रखना है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रीय संघ। क्या होगा? दक्षिण पूर्व राष्ट्रीय मतलब ध्यान रखना है एशियाई राष्ट्रीय संघ। है कि देखो आगे चलो, अच्छा बच्चा बनो। ठीक है, देखो ध्यान रखना है यूरोपीय संघ, दक्षिण सार्क और उत्तरी ध्यान रखना अमेरिका का मुक्त व्यापार यानी कि ध्यान रखना साप्टा नाफ्टा है ना, ये एक क्षेत्रीय संगठन है। क्या है? क्षेत्रीय संगठन है। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये कहने को तब आसियान से संबंध नहीं है, ऐसी बात है, छोड़ो। किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंसिंग का उल्लंघन किया था? कौन किया था? 1962 में चीन ने भारत पर क्या कर दिया? आक्रमण के दौरान, है ना, आक्रमण कर दिया। और इसी दौरान चीन ने भारत पर आक्रमण किया। और इस ध्यान रखना इसे 1954 में देखना मतलब ध्यान रखना है हस्ताक्षरित हुआ था, मतलब एक साइन करके देखना एक पंचशील संगठन बना था कि ना। एक कौन सा बना था? पंचशील संगठन बना था। ठीक है, और इसका क्या हो गया? उल्लंघन। तुम्हारे पंचशील समझौता कब हुआ था? 1954 में। ठीक ना, इसमें बातें थी ध्यान रखना शांति सह अस्तित्व और एक दूसरे के संप्रभुता का सम्मान करना। मतलब कोई भी देश किसी देश पर आक्रमण नहीं करेगा, है ना, किसी के घरेलू मामला में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, हाँ, कोई एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेगा, है ना, तो हम परस्पर लाभ के लिए कार्य किया जाएगा। और हो गया 5 गो। ध्यान रखना है पाक की बात करें, पाक यानी पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान के साथ युद्ध हुए, लेकिन ध्यान रखना पंचशील समझौता मुख्य रूप से भारत और चीन के बीच था। तो भारत और पाकिस्तान के बीच तो युद्ध हो गया कब कब? 1965 जाए क्या लिख दिया? 1965 में, 71 में, और ध्यान रखना 91। ठीक है, 62 चीन।
आगे है फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका। इन दो देशों के ध्यान रखना, इन दो देश पंचायत समझौते से कोई लंघन संबंध नहीं रखता है। यहाँ पर मतलब ये संयुक्त राज्य अमेरिका और इससे कोई मतलब नहीं है, कथी से? भारत और पाकिस्तान से, ठीक है। शिमला समझौता 3 जुलाई 1972 ईस्वी को किसके द्वारा स्वाक्षर किया गया था? हाँ, ध्यान रखना है, शिमला समझौता कब हुआ फिर पूछे तो 3 जुलाई 1972 को, ठीक है। 3 जुलाई 1900, ये किनके बीच? तो जुल्फिकार अली भुट्टो और, याद रखने के लिए आसान तरीका है लेकिन रहने दो, अभी नहीं बताएंगे। है भारत से तो इंदिरा गांधी याद रहेगा, समझ गया होगा क्या थे। अरे ना समझा बात। अरे इनके बाल छोटे छोटे थे तो इसलिए इंदिरा गांधी या जुल्फिकार अली भुट्टो, ठीक। आगे देखो। हाँ? आगे देखो, जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी मारे 3 जुलाई 1972 ईस्वी को शिमला समझौता पर भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हस्ताक्षर हुआ, ठीक है। अगला है, ध्यान रखना, अगला ऑप्शन है बारे, अगला ऑप्शन है अटल, मतलब देखना है अटल और चीन प्रधानमंत्री है। छोड़ो, इसमें कोई अच्छी बात नहीं, इसमें कोई ऑप्शन चर्चा लायक नहीं है, रहने दो। आगे ध्यान रखना, अगला प्रश्न है बारे 1972 में भारत और पाक के बीच हुए समझौता क्या कहते हैं? शिमला समझौता की ना। शिमला समझौता 1900, अरे हाँ सुनो पहले, शिमला समझौता 1971 के युद्ध के बाद हुआ था, कौन सी? शिमला समझौता, ठीक है। किसके लिए? शांति के स्थापना के लिए समझौता कब हुआ? 1972 में। सीधे मतलब कथी होत ना, सुतलम सुतलम सीधे उठम कम हैं? देखो, लाहौर समझौता 1999 में, ठीक है, और कराची समझौता 1948 में, ठीक है, और नई दिल्ली समझौता या ऐसा कोई समझौता दिल्ली के साथ नहीं हुआ, भारत और पाकिस्तान के बीच, ठीक है। मैकमोहन रेखा क्या है? भारत और चीन की, देखना मैकमोहन रेखा का मतलब क्या है? भारत और चीन की सीमा रेखा है, ठीक है। लेकिन भारत और चीन की सीमा, मैकमोहन रेखा भारत और, ध्यान रखना, मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच, ठीक है, एक प्रभावी सीमा रेखा है, जो कहां पर है बारे। चलते हैं आगे, हम अलग बात करते हैं। भारत और पाक के बीच कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा, कौन सा? रेड क्लिफ। ध्यान रखना, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा है? रेड क्लिफ रेखा। भारत और चीन के बीच, भारत और चीन के बीच ध्यान रखना है, भारत और पाकिस्तान के बीच है, ठीक है। और इसमें तो कोई चर्चा नहीं है ना। चलो आगे आते हैं, लाल बहादुर शास्त्री के निधन की वर्ष, ठीक है, 1966 में, ठीक है। ध्यान रखना बारे, सबसे पहली बात तो भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनका निधन हो गया 1964 में, ठीक है। उसके बाद बारे ध्यान रखना है, कार्यपालक प्रधान मतलब कार्यकाल के रूप में प्रधानमंत्री को चुना गया, ठीक है। हाँ, उसके बाद ध्यान रखना है, फिर से फिर से अगला प्रधानमंत्री बने कौन? लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री बने, ठीक है। 1900 कब? 64 में, 1964 में, 64 में प्रधानमंत्री बने, ठीक है। और फिर जाकर ध्यान रखना, इनका 1966 में बने, 1966 में इनका क्या हो गया? मृत्यु हो गया, देहांत हो गया। देहांत वो हो गया कब, मतलब किस कारण से? 1900 भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था, उसमें लाहौर क्षेत्र जीतने के बाद जो फैसला सुनाया गया, तो कहा जाता है उनका एक मतलब हार्ट अटैक के कारण, सदमा के कारण उनका कथी हो गया? मृत्यु हो गया। हालांकि ये बात सही, अब इतिहास के हिसाब से सही है, ओरिजिनलिटी देखा जाए तो कुछ और, ओरिजिनल देखा जाए तो कुछ और बात है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। 1966 में भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का निधन 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में हो गया, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना, 1966 में, बार ध्यान रखना, 1966 में कौन सा समझौता? ताशकंद समझौता, ठीक है। 1965 में बात करें तो इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच कथी हुआ था? युद्ध। 1975 में आपातकाल की घोषणा, कौन? इंदिरा गांधी, ठीक है। ध्यान रखना, 1976 में आपातकाल के जस्ट के समय तो कोई विशेष समय नहीं है।
अगला 25 नंबर प्रश्न है, 1975 में किस शहर में एफओएससीआई सम्मेलन हुआ था? कहां पर हुआ था? एफओएससीआई सम्मेलन कब हुआ था? 1955 में। कब हुआ था? 1955 में। समझ में आता कहा दिमाग को लगा। ठीक है, बाडहुंग की बात करते हैं, ध्यान रखना है, ध्यान रखना है, इंडोनेशिया, ध्यान रखना है, कहते हैं इंडोनेशिया के बाडुंग शहर में, ठीक ना, हुए एशियाई सम्मेलन को गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी गई थी। ठीक है, बाडुंग मतलब सम्मेलन हुआ था, उसमें देखना है क्या चीज, गुट निरपेक्ष आंदोलन का कतिया नींव रखा गया था। जकार्ता, ध्यान रखना, बारे जकार्ता की बात करें तो इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। ठीक है, यहाँ पर बाडुंग सम्मेलन नहीं हुआ था, ये कोई मतलब नहीं, ये बात ध्यान रख लो, लेकिन इंडोनेशिया की राजधानी मतलब कौन है? मतलब सर, हाँ, इंडोनेशिया की राजधानी कौन है? जकार्ता। सिंगापुर और हांगकांग ये सम्मेलन के कोई विशेष स्थल नहीं है, तो इस पर कोई चर्चा नहीं किया जा सकता है। हाँ, ये क्वेश्चन रिपीट है। ठीक है, मतलब नेहरू के निधन के बाद, मतलब रिपीट नहीं है कहने का मतलब उससे पीछे ऑप्शन के हिसाब से रिपीट है। ठीक है, तो ध्यान रखना, नेहरू के निधन के बाद राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बने थे? अभी जस्ट हम लोग ये ना पढ़े हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन कब हो गया? 1964 में, 1964 में। और अगला फिर प्रधानमंत्री बने कौन? लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, 1966 में लाल बहादुर शास्त्री का भी क्या हो गया? देहांत हो गया कि ना। लाल बहादुर शास्त्री 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद कांग्रेस पार्टी के देखना सर्वसम्मति से, ठीक है, सर्वसम्मति से लाल बहादुर शास्त्री अगला कथी बने? प्रधानमंत्री। ये वो प्रधानमंत्री है जो हमारे देश की सेवा के लिए, ठीक है, ध्यान रखना, अपने बेटा तक जेल में डाल दिए थे। इनके प्रधानमंत्री वाला इनको गाड़ी मिलता था ना, गाड़ी मिलता है हर प्रधानमंत्री को, सरकारी गाड़ी। ठीक है, तो ये गाड़ी इनको मिला था, तो ये अपना सरकारी काम से, यानी कि काम से जाते थे तभी गाड़ी का उपयोग करते, नहीं तो पर्सनली अपना दूसर से ही जाकर काम करते। ठीक है, और इसका बेटा एक दिन कहीं चले गए थे शायद मीटिंग उटिंग में, तो आए तो देखे इसका बेटा लेके घुमा हुआ के पूरा हेडिंग भी निकल थे। ठीक है, तो मतलब अथी कर दिया, कारण हो सकता है कहीं गाड़ी से गया होगा, केकरो ठोकरे मार दिया होगा, गाड़ी पर केस करेगा तो फिर प्रधानमंत्री पर असर पड़ेगा। वो पदवी की चीज, मतलब पदवी एक सम्मानित पद होता है। ठीक है, चाहे कुछ हो सकता है, आजकल तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। बाप रे, खतरनाक बात है। रह दो, ज्यादा ना जाओ। देखना है इंदिरा गांधी कहाँ है? इंदिरा गांधी। लेकिन 1966 में ध्यान रखना है, शास्त्री जी के निधन के बाद कथी बने? प्रधानमंत्री बने। ठीक है, इंदिरा गांधी मतलब लाल बहादुर शास्त्री के बाद 66 के बाद प्रधानमंत्री बने कौन? इंदिरा गांधी। ठीक है, देखना, जयप्रकाश नारायण की बात करें तो वह सामाजिक कार्यकर्ता और नेता थे, और इन्हें प्रधानमंत्री नहीं थे। ठीक है, कोई प्रधानमंत्री नहीं थे, कौन? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को और कौन नाम से जानते हैं बताओ? हाँ, लोकनायक के नाम से जानते हैं, बाउल के नाम से जानते हैं कि ना। जयप्रकाश नारायण बचपन के नाम ना है बाउल। हाँ, जेपी शॉर्ट नेम हो गया जयप्रकाश नारायण। ठीक है, के कामराज की बात करें, ध्यान रखना, तो ये कांग्रेस पार्टी के कथी थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे कौन? के कामराज। ठीक है, बाकी को आगे चर्चा करने की जरूरत नहीं। 26 जनवरी 1969 ईस्वी में कांग्रेस में फूट पड़ी, उस समय पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? एस न्यूजीलैंड। पर एस न्यूजीलैंड गप्पा 1969 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी के विभाजन के समय ध्यान रखना आधिकारिक पार्टी अध्यक्ष थे, मतलब पार्टी के कथी थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, और ध्यान रखना सिंडिकेट गुट के नेता थे, सिंडिकेट के क्या थे? नेता थे। देखो बाकी इस समय बात करेंगे तो बड़े ना चर्चा है, चंद्रशेखर आजाद इस समय चर्चा करेंगे, रुक जाओ, रह दो। पर ध्यान रखना चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, ये स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक का मतलब ध्यान रखना, स्वतंत्रता सेनानी थे कौन? चंद्रशेखर आजाद। ये भी कांग्रेस पार्टी में थे। इसके बाद गरीबी हटाओ के नारा, ऐसा कर लो, चुनाव ने अपना चमत्कारी प्रभाव दिखाया था, तो 1971 के मध्यवधि चुनाव के समय। ठीक है, ध्यान रखना है, तो 1971 के मध्यवधि चुनाव में इंदिरा गांधी ने इस चुनाव में यह नारा दिया था, जिसने उन्हें ध्यान रखना सारी बहुमत से, मतलब बहुत सारी बहुमत से, मतलब अच्छे बहुमत के साथ उन्हें क्या हुआ? सत्ता में वापस आई। ठीक है, 1971 में। ठीक है, देखना, तो इन्होंने नारा कौन दिया था? गरीबी हटाओ। अब विपक्षी लोग क्या नारा दिए थे? हाँ, देश बचाओ, है ना। हमारे ध्यान रखना, यहाँ पर बात करें 1957 की बात करें तो दूसरा चुनाव का समय, 1962 तीसरा चुनाव समय था, और 67 चौथा चुनाव समय था। ठीक है, आगे है
हाँ, अविश्वास प्रस्ताव के आधार पर सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को त्याग पत्र देना पड़ा था? विपिन सिंह को। किसे दिया गया था? ध्यान रखना है बड़े, अविश्वास प्रस्ताव के आधार से ही, अविश्वास प्रस्ताव से ही प्रधानमंत्री को पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन विपिन सिंह 1990 के, ध्यान रखना 1990 में विश्वास मत हारने के बाद त्याग पत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री थे, ठीक है। लेकिन अभी तक ध्यान रखना महाभियोग के माध्यम से हमारे देश में राष्ट्रपति को अभी कोई नहीं हटा है, ठीक है। कथी भैया? हाँ, महाभियोग लगे। अविश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री को हटाया जाता है, महाभियोग राष्ट्रपति। हाँ, मोरारजी देसाई। ये तो मोरारजी देसाई पहले इस्तीफा दे दिए थे, बड़े अविश्वास प्रस्ताव से पहले ने इस्तीफा दे दिए थे। ठीक कर लो फिर मतलब ये विपिन सिंह मिला है। कारण के बारे में मोरारजी देसाई तो बताए हुए, कई बार कहानी भी बताए हुए हैं कि मोरारजी देसाई पहले कथी कर दिए थे, इस्तीफा दे दिए थे, क्योंकि उसे लगा कि पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा तो कल होकर के अति होने वाला, तो इससे पहले इस्तीफा दे दिए थे कि ना। हो गया। चलो 29 में आते हैं। 29 में कहते हैं निम्नलिखित में से कौन नेता इंदिरा गांधी के सरकार में उप प्रधानमंत्री थे? मोरारजी देसाई। निम्नलिखित में से कौन नेता इंदिरा गांधी सरकार में उप प्रधानमंत्री थे? तो मोरारजी देसाई थे, मोरारजी देसाई। पर मोरारजी देसाई 1967 से 1969 तक इंदिरा गांधी के सरकार में वित्त मंत्री, कौन सी वित्त मंत्री के साथ साथ उप प्रधानमंत्री के पद संभाले, ठीक है। कौन? मोरारजी देसाई, ठीक। ध्यान रखना वित्त मंत्री के साथ साथ उप प्रधानमंत्री के भी पद संभाले थे, ठीक है। बाद में चलकर प्रधानमंत्री भी बने थे, ठीक है। बड़े बाकी ऑप्शन पर देखो, जगजीवन राम सब की चर्चा करेंगे तो ये सब उप प्रधानमंत्री बने, लेकिन इंदिरा गांधी कार्यकाल दौरान मोरारजी देसाई नहीं थे। लेकिन ये बात ध्यान रखना है, मोरारजी देसाई के पहले थे, मतलब मोरारजी देसाई के पहले थे। ओहो ओहो, नहीं पढ़े थे, हम पढ़ दिए। चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। किसने कहा कि दोष होते हुए भी नौकरशाही अपरिहार्य आवश्यक है? हेरल्ड लास्की। क्या था? हेरल्ड लास्की था, ठीक है। हेरल्ड लास्की की बात करें तो ध्यान रखना यह नौकरशाही के आलोचनाओं को स्वीकार करते हुए भी आधुनिक प्रशासन के लिए इसने अनिवार्य बताया था। मतलब आने वाले समय में मतलब ध्यान रखना है, मतलब कहा कि नौकरशाही शासन व्यवस्था देश के लिए अच्छा साबित होगा। इसमें ऑप्शन पर अगर हम चर्चा करें तो ध्यान रखना कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, ये सब नौकरशाही विश्लेषण किया और इसे कोई खास बात नहीं है। इसका ध्यान रखना है, ध्यान रखना है नव निर्माण आंदोलन क्या करे, 30 तक रहने दे। चलो फिर ऑनलाइन वाले भाई रिकॉर्डेड वीडियो जरूर देखना है, और साथ में सभी क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए इंपोर्टेंट होगा, ठीक है। तो आप वहां पर जरूर क्लास देखिएगा, ठीक है।